जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एयरक्राफ्ट स्टडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरफोर्स नेवी स्पेशल क्वेश्चन। आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज क्वेश्चन पेपर नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में कौन सा डायोड अग्र अभिनत में है। दोस्तों ये डायोड है, डायोड का जो ये होता है ये पी होता है और ये एन होता है, ये पी टाइप होता है और ये एन। तो इसमें जो ये जो पी एन संधि डायोड है, तो जो अगर अग्र अभिनत होने के लिए पी को किससे जोड़ा जाता है, पी को प्लस से और एन को माइनस से, अर्थात पी का मान ज़्यादा होना चाहिए किससे, एन से। एन का मान मतलब कम होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए देखिए P-2 है और एन क्या है -5, अर्थात P का मान ज़्यादा है और एन का मान कम है, इसलिए ये कौन से अभिनत में है, अग्र अभिनत में। ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए और ऑप्शन देख लेते दोस्तों। देखिए ये P है और ये एन है, एन का मान ये अर्थ से जुड़ा है, अर्थात यहाँ मान 0 है। अब दोस्तों -5 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, इसका आप निर्णय आप करेंगे। दोस्तों 0 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है, अर्थात ये रिवर्स 22, अर्थात कौन से अभिनत में है, पश्च अभिनत में है। उससे ऑप्शन नंबर सी, पी ये P है और ये N है, P को जोड़ा गया है -4 और N है +2, अर्थात दोस्तों N बड़ा है किससे, -4 अर्थात P से, इसलिए ये भी रिवर्स 22 है, अर्थात पश्च अभिनति है। और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि P का मान N से ज़्यादा है, इसलिए ये अग्र अभिनत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी स्थिति में पेंडुलम का आवर्तकाल कम हो जाएगा। दोस्तों जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है T होता है 2π√L/G, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 कितना होता है, √G होता है दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर क्या है, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे जा रही हो। ऑप्शन नंबर सी, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट ए त्वरण एक समान रूप से नीचे जा रही हो। दोस्तों अब यहाँ अब हम देखिए करेंगे T1 अपान, मान लीजिए 2 पेंडुलम है, T1/T2 = कितना हो जाएगा, G2/G1। अब T1 का मान लीजिए T1 मान लीजिए फर्स्ट पेंडुलम है, इसका आवर्तकाल हम रख देंगे यहाँ पर T, और T2 का पेंडुलम का आवर्तकाल हमको क्या करना है, आवर्तकाल कम करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अब G1 का मान लेते हैं, G हो गया। और अगर ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में ए त्वरण से अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर ए त्वरण लगे, नीचे जाए अगर ए त्वरण से ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्या हो रही है, त्वरण से ऊपर जा रही है और नीचे G काम कर रहा है, तो ये इसका पूरा त्वरण क्या हो जाएगा, A+G। तो यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा, A+G। दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड आएगा, कितना आएगा हमारा टाइम पीरियड, इससे कम आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर T2 निकालेंगे तो T2 हो जाएगा T × √G/A+√G, किस में रहेगा, रूट में। अब ये ज़्यादा हो गया दोस्तों G से, अर्थात अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो पेंडुलम का आवर्तकाल कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवर्तकाल T एवं गुरुत्वीय त्वरण G के मध्य सही ग्राफ है। दोस्तों अभी हम बताए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कि T = 2π√L/G, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√G, अर्थात जब T और इसके बीच ग्राफ बनेगा तो अगर देखिए T और √G है तो T और √G के बाद सरल रेखीय ग्राफ नहीं बनेगा। अगर T और 1/√G के बीच सरल रेखीय ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ T और √G के बीच परवलयाकार ग्राफ बनेगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में क्या अनुदैर्ध्य तरंगों में संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैस द्वारा समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य होता है। दोस्तों ये समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, ये फार्मूला है, आपको इसको याद करने पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए W=μRT log V2/V1, B W=μRT log V1/V2, C W=μR log V2/V1, ऑप्शन नंबर डी W=μR log V1/V2। दोस्तों ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा W=μRT log V2/V1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? यदि मुख्य धारा की आवृत्ति f है तब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति होगी। दोस्तों यदि मुख्य धारा की आवृत्ति f है, अगर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, किंतु इस तरह क्वेश्चन आप ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये मुख्य धारा की आवृत्ति अगर f है तब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति कितनी होगी? 2f होगी। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब अगर मुख्य धारा की आवृत्ति f है तब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति 2f होगी। अगर यहाँ पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी कह दे, तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी f। ठीक दोस्तों, तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन कौन हुआ? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र एक व्हीटस्टोन संतुलित सेतु है तो प्रतिरोध x का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है P, ये Q और ये R S। व्हीटस्टोन संतुलित सेतु का फार्मूला क्या होता है? P/Q = R/S। तो यहाँ P/Q करेंगे 6/3 R का मान हमको निकालना है, R/S का मान कितना है? 7 है। अब सॉल्व कर लीजिए दोस्तों इसको, 3 दूनी 6। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 ओम हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी गाउस, ऑप्शन नंबर डी वेबर। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और गाउस भी होता है। अर्थात वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम जल जिसका ताप 90 डिग्री सेल्सियस था, एक 10 किलोग्राम अज्ञात ताप वाले जल में मिला दिया गया। यदि मिश्रण का ताप 15 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो तो अज्ञात जल का ताप था। दोस्तों यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 90 डिग्री सेल्सियस जल द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल टू, अब इसका अज्ञात ताप है उसको दोस्तों, तो उसका अज्ञात ताप द्वारा ली गई ऊष्मा। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला होता है m1 × S × डेल्टा T। इधर भी हो जाएगा m2 क्योंकि दोनों जल है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट, अर्थात स्पेसिफिक हीट दोनों का विशिष्ट ऊष्मा बराबर होगी × डेल्टा T। तो m1 का मान दोस्तों कितना है? m1 का मान है दोस्तों, m1 का मान 2 किलोग्राम जल का विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 × T2 का मान देखिए दोस्तों, क्या डेल्टा T का मान रखेंगे 90 से कितने डिग्री सेल्सियस -T डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, अर्थात हमको 90 से कितना डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। ठीक ताप, तो m2 का मान कितना है दोस्तों? m2 का मान 10 किलोग्राम है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, इंटू ताप जा रहा है 15 से कम वाला ताप T हमको ज्ञात करना है यहाँ T। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, 90 में से 15 घटाएंगे आएगा 75, 75 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150 इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 150 - 10T। अब 10T इधर भेजिए, 150 कैंसिल हो गया, तो 10T इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 0, T इक्वल टू 0, अर्थात हमारा ताप क्या आएगा? जी, अज्ञात ताप क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 5 डिग्री सेल्सियस, बी 10 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, डी नानादिस्त हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कोई ये पहला ऑप्शन क्या है, 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 1032 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये फंसाने के लिए इस तरह दे देता है कि यहाँ मीटर पर सेकेंड ना देकर यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड दे देगा, अर्थात इसका मान ही 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के परितः किसका जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक है? दोस्तों प्लेट का जड़त्व आघूर्ण होता है 1/2 mr²। ठोस गोला का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 mr²। वलय का जड़त्व आघूर्ण होता है mr²। खोखला गोला का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/3 mr²। इस प्रकार से दोस्तों वलय का जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक वस्तु को पलायन वेग के 2 गुना वेग से फेंका गया तो अनंत पर इसका वेग क्या होगा? दोस्तों मान लीजिए कोई वस्तु है, अनंत पर v इनफाइनाइट का वेग ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, इसका फार्मूला होता है जितने वेग से 2 पलायन वेग, अर्थात पलायन वेग का फार्मूला स्क्वायर माइनस पलायन वेग। ठीक दोस्तों, तो v इनफाइनाइट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 4v, यहाँ स्क्वायर रहेगा v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 4v में से कितना घट जाएगा, 1v का स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा √3, और रूट से ये बाहर आ जाएगा, v का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा √3ve, अर्थात अनंत पर इसका वेग हो जाएगा √3v, इसके प्लास्टिक का √3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उपग्रहों का घनत्व समान है तथा त्रिज्याएं क्रमशः r1 एवं r2 हैं, उनके सतह पर पलायन वेग का अनुपात होगा। दोस्तों पलायन वेग का फार्मूला होता है v फार्मूला होता है √2gme/re। ठीक दोस्तों, तो v क्या हो जाएगा, ये पूरे में रूट लगा रहता है दोस्तों, 2g m की जगह देखिए दोस्तों घनत्व डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपान वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब इसको द्रव्यमान की जगह क्या लिख देंगे, d/v अपान r/e। अब देखिए दोस्तों वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम की जगह कितना लिख देंगे, अगर अर्थ है तो उसका वॉल्यूम r क्यूब मतलब त्रिज्या की क्यूब लिख देंगे 2g। अब देखिए दोस्तों इन सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो इसको सबको हटा देंगे तो यहाँ केवल बचेगा v³ r का क्यूब अपान r। एक r कट गया तो जब यहाँ बाहर निकले क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल r बचेगा, तो क्या हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जब यहाँ 2 हो जाएगा मतलब क्या कहा है, त्रिज्याएं r1 r2 हैं, तो v1 अपान v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा r1 अपान r2। हमारा देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी उपग्रह को अपनी किसी वस्तु को अपनी फुल साइज इमेज देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। दोस्तों किसी वस्तु के या व्यक्ति को अपनी फुल साइज इमेज देखने के लिए अपने से आधा अर्थात h/2 दर्पण की लंबाई, अपने से आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किरण, ऑप्शन नंबर ए सघन से विरल में जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विरल से सघन में जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सघन से सघन में जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विरल से विरल में जानी चाहिए। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में कम से कम 2 बार पूछा जा चुका है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, विरल से सघन में। दोस्तों इसका सही आंसर है सघन से विरल में जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब किरण सघन से आएगी, मान ली सघन से आ रही है तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अर्थात ये अभिलंब हो जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, तो अर्थात इधर ही वापस लौट जाएगी, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 16, एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है
से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, गणना कीजिए। सॉरी, इसमें थोड़ा आंसर क्वेश्चन मिस हो गया है। पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए। पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए। समय की गणना करो। मान लेते हैं दोस्तों ये एक मीनार है, इसकी हाइट कितनी है 40 मीटर है। अब एक यहाँ पर कोई व्यक्ति एक पत्थर इसको ऊपर की ओर फेंक देता है, कितने मीटर पर सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखो हम क्या निकालेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर निकालेंगे कि पत्थर कितनी ऊंचाई तक गया। अर्थात अब पत्थर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब ऊपर अपनी हाइट महत्तम तक पहुँच जाएगा, अधिकतम हाइट तक पहुँच जाएगा, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे दोस्तों, कितनी दूर ऊंचाई तक गया, h = ut। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर t हमको पता नहीं है और ना ही h पता है, तो सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे, v = u + at। तो v अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब ऊंचाई तक पहुंचेगा 0 हो जाएगा। u का मान 10 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका गया और माइनस यहाँ पर g रहेगा। अब g का मान कितना है दोस्तों, g का मान यहाँ पर मानेंगे हम 10, लेकिन ऊपर की ओर पत्थर जा रहा है ताकि उसका थोड़ा घट रहा है, तो यहाँ पर -10 × t हो जाएगा और इस तरह से t आएगा हमारा 1 सेकेंड। अब दोस्तों ये निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना ऊपर तक गया, कितना ऊपर तक गया। अब चाहे ऐसे निकालिए दोस्तों, इसके अब यहाँ से 2 तरीके हैं निकालने के, चाहे कितने ऊपर तक गया दोस्तों निकाल लीजिए, और चाहे 40 मीटर आने में कितना समय लगेगा ये निकाल लीजिए। चलिए हम निकालते हैं कि कितना ऊपर तक गया। तो h = क्या रखेंगे दोस्तों, ut ½ gt²। तो h = क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा, सॉरी u का मान 10 × 1 - 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 10, सॉरी यहाँ रखेंगे इसका मान, g का मान 10 × t का मान 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा, h = कितना आएगा 5 मीटर ऊंचाई तक गया। अब दोस्तों टोटल हाइट इसकी कितनी हो गई, टोटल हाइट हो गई 45 मीटर। अब 45 मीटर आने में इसको कितना समय लगेगा ये हम निकाल लेते हैं। v² = u² + 2gh। v का मान, क्योंकि पृथ्वी तल पर v का मान हमको, सॉरी तो ये फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों, h = लगेगा ut + ½ gt²। h कितना है 45, u का मान कितना है दोस्तों, u का मान जब यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ से u का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इसके लिए प्रारंभिक 0 हो जाएगा, +1/2 इंटू g का मान कितना है दोस्तों, g का मान 10 इंटू t² हमको निकालना है, ये कितना हो जाएगा 5। अब ये दोस्तों कितना हो जाएगा 45 = 5t², ये कट जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, और t² कितना है दोस्तों, t² कितना है 9 आया है, तो t कितना आ गया 3 सेकेंड। t दोस्तों 3 सेकेंड आ गया। लेकिन जो ये तो केवल जो ऊपर से टाइम लगा है आने में ये वाला टाइम है, लेकिन 1 सेकंड दोस्तों हमको और जोड़ना है, क्योंकि पहले पत्थर 40 मीटर से ऊपर गया था ना, तो ये वाला 1 सेकंड लगा था, और यहाँ से ऊपर आने में दोस्तों कितना लगा था 3 सेकंड। तो 1 + 3 अर्थात कितना सेकंड आएगा 4 सेकंड। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। ये फिर समझ लीजिए कि 3 सेकंड ना आंसर ना कि 4 सेकंड कैसे आ गया। ये एक मीनार है, ये 40 मीटर की ऊंचाई पर है। अब पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, पत्थर कितने मीटर तक जाता है 5 मीटर तक जाता है। 5 मीटर तक पत्थर गया, तो ये जो पत्थर यहाँ से यहाँ तक आने का समय है वो 3 सेकंड है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो 40 से यहाँ तक जाने में लगा समय, ये समय लग रहा है 1 सेकेंड। तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 40 मीटर से पत्थर ऊपर जाता है फिर यहाँ ज़मीन पर गिरता है, तो इसमें कितना समय लगेगा 3 + 1 = 4 सेकेंड। हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। एक कण आत्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर पूरा चक्कर लगा लेता है।
पूरा चक्कर लगा लेता है। कण के द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात होगा। ये दोस्तों एक अर्धवृत्तीय पथ है। अर्धवृत्तीय पथ है। एक कण यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ तक पूरा चक्कर लगा लेता है। दोस्तों यहाँ तक जब यहाँ कण पहुँचेगा तो एक पूरी वृत्त की परिधि कितनी होती है दोस्तों? परिधि होती है 2πr, लेकिन ये तो आधी परिधि है ना, आधी परिधि केवल कह रहा है, आधी परिधि की दूरी तय कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? πr, अर्थात 2 से भाग देंगे तो πr आ जाएगा। अब चली गई दूरी ये होगी πr, अर्थात ये क्या होगी? दूरी होगी पाई इंटू आर। लेकिन विस्थापन क्या होगा दोस्तों? कण ए से पहुंच के बी पर पहुंचा है ना, ए से बी पर पहुंचा है तो ये इसकी त्रिज्या होती है आर। अब ये इसका व्यास, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा व्यास के बराबर। व्यास कितना होता है? 2r। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट πr अपॉन 2r, r से r कैंसिल कितना है दोस्तों? π/2, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है? दोस्तों गैस की विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला है Q = m × s × डेल्टा T। तो यहाँ से S गैस की विशिष्ट ऊष्मा है, S = m/m × डेल्टा T। अर्थात दोस्तों द्रव्यमान तो यहाँ जीरो कर नहीं सकते, द्रव्यमान जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी वस्तु रहेगा, कोई भी गैस रहेगी, उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान रहेगा। यहाँ पर केवल हम टेम्परेचर को जीरो कर देंगे। अगर टेम्परेचर को जीरो कर देंगे तो हो जाएगा Q/0, अर्थात इसका मान अनंत आएगा। और टेम्परेचर कब नहीं चेंज होता? टेम्परेचर केवल समतापी प्रक्रम में नहीं चेंज होता, अर्थात समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर का जो मान पहले रहता है वही मान बाद में भी रहता है, अर्थात डेल्टा टी कितना आता है? 0। जब डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो Q/0 होगा, अर्थात मान इनफाइनाइट आएगा। इसी कारण हमारा आंसर ए बिल्कुल समतापी प्रक्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 90, किसी ग्रह से सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की तुलना में 9 गुनी है। ग्रह का परिक्रमण काल है। दोस्तों मान लेते हैं ये ए है, ये ग्रह से सूर्य की दूरी है, सूर्य की दूरी है, और ये भी है, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, सूर्य की दूरी है। दोस्तों परिक्रमा काल, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा काल करने में कितने दिन लगता है दोस्तों? 1 वर्ष। 1 वर्ष लगता है, तो इसका आवर्तकाल टी दिया है 1 वर्ष, T1 मान लीजिए। अब इसमें मान लेते हैं 2 लगता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे अब, तो जो फार्मूला होता है केपलर का, T का स्क्वायर बराबर A³, ये होता है केपलर का फार्मूला। तो यहाँ पर जब T1/T2 = A1/A2 करेंगे तो हो जाएगा 3/2। जब 3/2 हो गया दोस्तों, तब क्वेश्चन में क्या कहा था? ग्रह से औसत दूरी, सूर्य ग्रह से परिक्रमा काल के औसत दूरी का परिक्रमा काल पूछा हमसे। तो यहाँ पर T1 का मान अगर 1 वर्ष रखेंगे, लेकिन इसकी 9 गुना कह रहा है, अर्थात A = 9b, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए दोस्तों, तो T1 = दोस्तों क्या रहा है? T1 = 1 वर्ष। T1 = कितना कह रहा है दोस्तों? 1 वर्ष। और T2 का मान हमको निकालना है, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको अगर ये T1 रखे तो यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ B रखें। अगर ये T1 है, अगर देखिए, क्योंकि ये A1 A2 है, तो अर्थात अगर ये T1 है तो यहाँ क्या रखेंगे? B रखेंगे, और यहाँ 1 है पावर 3/2, तो यहाँ B का मान रखेंगे, अर्थात B का मान यहाँ से निकाल लेंगे। B = हो जाएगा A/9, तो यहाँ हो जाएगा A/9 अपॉन T2 का औसत दूरी थी A, T2 की औसत दूरी है की पावर 3/2। अब देखिए दोस्तों T2 कैसे अब इधर आ जाइए थोड़ा। T2 जब 1/T2 = ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/9 की पावर 3/2। तो ये 1/3 का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो 1/T2 = हो जाएगा 1/ इसका क्यूब कर दीजिए 27, तो T2 = कितना हो जाएगा? 27 वर्ष। हमारा 27 वर्ष बिल्कुल आंसर सही है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह पृथ्वी जिसकी त्रिज्या r है के अति समीप परिक्रमा कर रहा है, तब इसका परिक्रमण काल है। अर्थात
टाइम पीरियड पूछ रहा है हमसे। तो टाइम पीरियड अगर कोई पेंडुलम होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों, T=2π√L/g। तो उसका यहाँ पर क्या होता है, पेंडुलम के जो तार लगाए होते हैं, रस्सी लगी होती है, उसकी लंबाई होती है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला 2π√RE/g, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों कौन सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों कि अगर 15 से 20 सेट हमने इसी तरह कर लिए तो आपके एयरफोर्स एंड नेवी के एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी में से मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।